बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं खालिद जमील साहब, ब्यूरो चीफ हैं बीएन न्यूज़ के। बहुत शुक्रिया खालिद साहब आपके वक्त का। अभी अभी खबर आई सनम जावेद रिहा हुई हैं, उससे 10 सेकंड बाद खबर आई सनम जावेद फिर गिरफ्तार हो गई हैं। रियासत को इतना डर क्या एक निहत्ती लड़की से? अब देखिए, हबीब जालब ने बेनज़ीर के दौर में ये बात कही थी कि बंदूकों वाले डरते हैं एक निहत्थी लड़की से। बात यह है, सिंपल सी बात है कि जब आप आइन, कानून, ज़ाब्ते, अखलाकियात को छोड़कर सिर्फ ज़ाती अनाओं के पीछे भागेंगे तो फिर इस किस्म के हालात आप देखेंगे। अब सनम जावेद जो है कि वो एक सोशल मीडिया के ऊपर जो है कि लाइट हल्का फुल्का तंज़ो मज़ाक करने वाली एक लड़की थी, और अमूमन उसका टारगेट जो है कि वो मरियम नवाज या बिलावल भुट्टो हुआ करते थे। बिल्कुल अच्छा, फिर दूसरा जो अब मामला जो रिसेंटली मुनीब फारूक साहब ने भी दिल के फफोले जो है फूटे हैं उनके भी, और कहा जी कि नहीं जी, वो 9 मई को उन्होंने कहा कि जी को भैन का रिश्ता है, मां का रिश्ते की गल जी है मामला है। जी जी। बात यह है कि आपने अगर आईने पाकिस्तान को एक कागज़ का टुकड़ा समझना है, आपने रियासत को जो है कि उसको एक खिलवाड़ समझना है कि हम जब जब मर्जी आपका दिल जो चाहे आप करेंगे, तो लोगों का रिएक्शन भी होता है ना। सही। अब आप इस बात को लेकर जी उन्होंने ये क्यों कहा जी कि अच्छा ये जवानों का जो है कि वो दिल इतना उनका मोम के दिल है कि जनाब उनके दिल टूट जाते हैं, और उनको आप लेके जो है कि इस किस्म के आप काम कर रहे हैं। आप पूरी दुनिया के अंदर रुसवा होकर रह गए हैं। अब सही। दुनिया के अंदर आपने जिल्लत और रुसवाई की कोई इंतहा की गहराइयां जो है कि कोई हद नहीं है, आप वहां तक गिर चुके हैं। तो आप इसका ये मतलब ये है कि आपको रियासत से, मुल्क से, आइन से, कानून से कोई गर्ज नहीं है। आप एक अना के गुंबद बेदर के अंदर बंद हैं, और आप ना कुछ देख सकते हैं ना सुन सकते हैं, और आप एक इंतकाम की आग में जलते 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 खुद राख हो जाएंगे। लेकिन इस किस्म के इकदाम से यकीन जानिए, मैं खुद क्योंकि कस्टडी में रह कर आया हूँ, कानून नाफिज करने वाले इदारों की जेल में रह कर आया हूँ, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त रियासत के तमाम इदारे और वो लोग हैं, वो समझते हैं कि वो ज्यादा मजबूर दिखाई देते हैं मुझे। कि बस होगी। ठीक है, वो मैं और आप हैं वो बोल लेते हैं, जी। मैं और आप सोशल मीडिया के ऊपर लिख लेते हैं, टीवी के ऊपर बैठते हैं, बात कर लेते हैं। ये सरकारी मुलाजिम सारे के सारे बेचारे ना वो बोल सकते हैं, ना बात कर सकते हैं, ना कोई एहतजाज कर सकते हैं। सही। ठीक है, अपनी नौकरियां कर रहे हैं। वो ज्यादा बेबस, मजबूर, होस्टेज दिखाई देते हैं कि आप चंद अनापरस्त लोगों ने अपने इस पूरे रियासत को, निज़ाम को, मुल्क को होस्टेज बनाया हुआ है। क्या कर लेंगे? एक मुकदमा कर लें, दूसरा कर लें, तीसरा कर लेंगे। अब जो है कि अदलिया की भी आंखें खुल गई हैं। बिल्कुल। वो भी देख रहे हैं कि आप मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हैं। आप मुल्क को एक आग के अंदर धकेल रहे हैं, आप मुल्क को खाइयों के अंदर धकेल रहे हैं। मुल्क, रियासतें ऐसे नहीं चला करती। उसके लिए जो है कि बहुत बड़ा दिल, विजन चाहिए होता है। बदकिस्मती से ना इनके पास जो मुल्क चला रहे हैं विजन है, ना इनके पास कोई दिल है, ना इनकी आंखें खुली हैं। मुझे तो कभी कभी लगता है कि वो कुरान के अंदर कहा है कि अल्लाह ने, हमने इनके दिलों पे, कानों पे मोहरे लगा दी। मोहरें लगा दी हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान जिनके हाथों में है, अल्लाह माफ़ करे, मुझे लगता है कि उनके दिलों पे, आंखों पे, कानों पे मोहरें लगी हुई हैं, और खुदा ही उनको कोई हिदायत दे या खुदा ही क्या उनको उठाएगा निकालना यहाँ क्या चाहते हैं? कोई इल्जाम अभी एफए ने बताया नहीं। निकालना क्या चाहते हैं सनम जावेद से? पूरे बा सिस्टम को इतना देखो, डर किस चीज से है? मैंने कहा ना कि सिर्फ अल्फाज से? देखिए, छोटा आदमी जो होता है ना, जी। जो छोटा आदमी होता है, वो मेरे से माफी मांग ले। सिद्ध के दिल से। ठीक है, और भाई होते कौन हो आप लोग कि माफी मांग ले, माफी मांग ले? बात यह है कि आप खुद तो ये देखें कि 70 साल इस मुल्क के साथ जिसने जो कुछ किया, खिलवाड़ किया, क्या ये उससे बड़ा जुर्म है सनम जावेद का कोई इससे? ठीक है, आपने इस मुल्क के दो टुकड़े कर दिए। किसी भी रियासत और मुल्क के लिए इससे बड़ा और जुर्म क्या हो सकता है कि आप उसके दो टुकड़े कर देते हैं? आपने वहां तो किसी ने माफी नहीं मांगी। हम उधर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़े, सब जिम्मेदारों के नाम लिखे हुए उसके अंदर, किसने माफी मांगी है कौम से? किसको आपने जो है कि इस किस्म के हालात से गुजारा? किसको आपने सूली में लटकाया, चुराई में खड़ा करके आपने हमारा मुल्क तोड़ दिया जनाब? उनको आप प्रोटोकॉल देते हैं जो मुल्क तोड़ देते हैं जनाब। उनको आप जो है कि झंडों के अंदर लपेट के दफन करते हैं। जो आपके मुल्क तोड़ने के सबब बनते हैं उनको आप आला ओहदों के ऊपर बिठा देते हैं, उनकी नस्लों को भी आला ओहदों के ऊपर बिठा देते हैं, जो मोहतरम फातिमा जना को या कायद आजम को भी गाली देते हैं। तो और ये जहाँ आप पे आके जनाब सिर्फ एक लड़की ने एहतजाज कर लिया, या उसने चार बातें कर और दी, एक तीन साल ट्वीट गुजर कर गया। लिए, और भाई आप एक सदी उसको बिठा लें। ठीक है ना, तारीख में क्या है, अबू जेल अपने दौर का बहुत बड़ा सरदार था, फैसले करता था, ताकत थी उसकी, उसके पास, उसके कबीले के पास। लेकिन जब हक आ गया, जब दीन आ गया, जब ईमान आ गया, अल्लाह का नूर आ गया, उसके बाद जब वो जिद पे कायम हुआ, उसी अबू जेल को वही माशरा, वही कबीला अबूल हुक्म कहता था। बिल्कुल।
उसके फैसलों, उसकी ताकत, उसकी सरदारी की निस्बत की वजह से। लेकिन जब उसने हक की बात को छोड़ दिया और उसकी मुखालफत की तो उसी मुआशरे ने उसको अबू जेहल कहा। तो बिल्कुल क्या आप अपनी तारीख में अपना नाम अबू जेहल लिखवाना चाहते हैं? क्या आप इस तारीख के अंदर आप अपना नाम जो है कि अब्दुल्ला बिन अबी की नस्ल से लिखवाना चाहते हैं? अगर तो आप ये चाहते हैं तो 100 बिस्मिल्लाह आप 100 का मोहरा से कर लें। लेकिन अगर आप समझते हैं कि तारीख में आपको जो है कि वो अबू जेहल या अब्दुल्ला बिन अबी की नस्ल से, या आपको यजीद की नस्ल से, या आपको फिरौन नमरूद की नस्ल से ना लिखा जाए, तो फिर आपको अपना इस्लाह करनी पड़ेगी। सही। इंसान अपनी इस्लाह करता है, यकीन जानिए इब्लीस जो है कि वो उज़रे गुनाह पेश करता है और गुनाह के ऊपर गुनाह करता है। ये एक पहचान है, हमें अपने इर्द गिर्द देखना चाहिए कौन जो है इस्लाह के लिए तैयार है, माफी के लिए तैयार है, कौन गुनाह के ऊपर गुनाह किया जा रहा है। सही। गुनाह के ऊपर गुनाह की बात की, इधर मुकदमात के ऊपर मुकदमात भी बन रहे हैं। इमरान खान के बारे में आई कल बड़ी खबर कि सबसे घटिया केस में उनकी बरियत होती है। साथ ही खबर आई कि लाहौर पुलिस भी पहुंच गई है। साथ खबर ये भी आ गई कि नैब की टीम भी पहुंच गई है। मुकदमात में मुकदमात। क्या ये हुकूमत का अपना प्लान है? क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब कहते रहे कि जब चाहेंगे केस डाल देंगे। क्या इमरान खान का कसूर अब सिर्फ ये है कि एक इंसान को, पूरे पाकिस्तान को एक शऊर दिया, बाहर नहीं निकलने देना, इनको अपना डर है, या वाकई इमरान खान ने कुछ ऐसा किया है जिसका हमें आइडिया नहीं है? देखिए, जो इस वक्त पाकिस्तान का निज़ाम मुमलिकत है वो बुज़दिल तरीन लोगों के हाथ में है। वो कमजोर तरीन लोगों, पाकिस्तान की तारीख में मैंने इतना कभी कोई भी बुज़दिल तरीन और कमजोर तरीन नहीं देखा। ये तो जहांगीर तरीन पे तकिया करके बैठे हुए थे ना कि पता नहीं आईपीपी बना देंगे तो पूरा मुल्क जो है कि जहांगीर तरीन टूट के साहब चला बेहतरीन हाँ। सियासत करके तो बेहतरीन हुकूमत बना लेंगे। तो आप तो बुज़दिल तरीन और कमजोर तरीन और बदतरीन साबित हो रहे हैं, और तौबा तरीन करके निकल। आप ये देखें कि जो कि अब नैब का अपना कानून है कि एक ही मामले के अंदर आप एक से ज्यादा केसेस नहीं बना सकते। लेकिन उन्होंने ये भी करके दिखाया। चेयरमैन आफ्ताब सुल्तान ने इस्तीफा दिया, तकरीर की, आपके मुंह के ऊपर तमाचा मार के चला गया वो कि केस बनता ही नहीं है। आप उसको एक भी, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी, पांचवा भी, अभी 10 और केस बना लें, आप क्या निकलेगा? पहली पेशी पे जब हाईकोर्ट में आता है उठा के कचरे के ढेर में फेंक देते हैं आपको वो। ठीक है, अब इन सबको जिन्होंने 70 साल तक पाकिस्तान को महकूम और हॉस्टेज और कब्जा करके रखा हुआ माफिया ने, उस सारे के सारे माफिया को अब ये नजर आ रहा है कि हमारा मुस्तकबिल तारीख है। सही। वो सब माफिया से इकट्ठे हुए हैं और वो अब उनको ये नजर आ रहा है कि इमरान खान जो है कि जिस दिन वो बाहर आ गया उस दिन जो है कि एक ऐसा कुछ शायद इनके ख्याल में कि एक तूफान आ जाएगा, ये सारे तिनकों की तरह बह जाएंगे। हालांकि वो कह चुके कि हम फतेह मक्का के मॉडल पर जाएंगे। उसको हर कीमत के ऊपर जो है कि ये अंदर रखना चाह रहे हैं और हर कोई अपनी अपनी माफी तलाफी चाह रहा है कि अच्छा मेरी जान बख्शी जाए फिर तय कर लेंगे, मेरी जान बख्शी जाए फिर तय कर लेंगे। तो अब वो कह रहा है अच्छा मैं फतेह मक्का की तरफ आ जाऊंगा, वो कहते हैं नहीं पता नहीं खा जाएगा सानू। अब एक दूसरे को डरा रहे हैं, सारे डरा रहे हैं कि वो कहते हैं ना, नून लीग वाले भी, पीस पार्टी वाला कहते हो अगर तुमने ये कर दिया तो वो आ गया तो हम सारे मारे जाएंगे। ठीक है ना, जिन्होंने इनको यहाँ बिठाया हुआ उनको कह रहे हो अगर वो आ गया तो तुम बेफारग कर देगा, तुम तो रिटायर्ड थे, तुम तो एक्सटेंशन पे हो, तुम तो फलाने हो, तुम्हारे साथ ये हो जाएगा। ठीक है, वो तुम्हारे खिलाफ तो उसने दरखास्त दी है कातलाना हमले की, तुम्हारे तो नाम है उसके अंदर, तुम भी मारे जाओगे, सूली पे चढ़ जाओगे। हर कोई एक दूसरे को डरा रहा है, धमका रहा है कि अच्छा हम इकट्ठे रहेंगे तो बच जाएंगे, वो आ गया तो मैं पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा। भाई जी, आप अगर आपने कोई गलत काम किया है तो आप अगर खुले दिल से माफी मांग लेंगे रब से तो वो भी माफ कर देगा। सही। ठीक है। ख्वाजा आसिफ साहब ने अपनी तरफ से वही अपने जोक किया, एक ट्वीट किया अभी थोड़ी देर पहले ही। वो कहते हैं कि मैंने सुना था लोग कहते थे दाता दरबार पर जाएं तो दुआएं कबूल हो जाती हैं, जो मांगे वो मिल जाता है। लेकिन मैंने उन्हें कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट जाएं, जो आप नहीं भी मांगेंगे वो भी मिल जाएगा। क्या मैंडेट मिला था इन लोगों को? वोट मिले थे? ख्वाजा साहब खुद रेहाना डार साहबा की सीट पर कब्जा करके बैठे हुए हैं, ये किस तरफ लेके जा रहे हैं? देखिए मेरा ये ख्याल है कि ये काबिल रहम लोग हैं सारे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर इस तरह ये अवाम जिस अंदाज के अंदर अवाम ने अपनी सियासी बसीरत का मुजाहरा किया है, ये किसी के तवक्को वेमो गुमान में भी नहीं था और ये इनको ज़हनी झटके लगे, ज़हनी सदमे में है। ये काबिल रहम लोग हैं, इनके बातों को संजीदा ना लिया करें आप। मैंने भी एंजॉय किया और इनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला इनको सेहत काम। मैंने तो उस पर लिख के और बात यह है कि अब उनके पास ना वो क्या है को मुहावरा याद आते थे, भूल गया कि कर दी मेला मेला पल्ले नहीं टेला। ठीक है ना, तो इनके पल्ले तो ढेला नहीं है, तो बस मेला मेला कर रहे हैं। इनकी 4 दिनों की चांदनी है इनके लिए, फिर वो अंधेरी रात शुरू हो जानी है। इसीलिए तो सारे कह रहे हैं एक दूसरे को हम इकट्ठे रहें कि वो बाहर आएगा तो हमारी अंधेरी रात शुरू हो जाएगी। तो आप क्या सारी दुनिया को नहीं मालूम कि लोगों ने ढूंढ ढूंढ के वोट जिसको दिया है, किसके लिए वोट दिया है? इमरान खान के लिए।
ठीक है ना, सारी दुनिया को पता है कि वोट किसके लिए दिए, आपने तो हर चीज सारी खत्म कर आगे फिर आप कहें जी उनका तो हक ही नहीं बनता था, तो बिन मांगे उनको मिल गया। तो ये बेवकूफ लोग हैं, इनके पास, आप बेचारों के पास कुछ रहा नहीं, इसी किस्म की बातें करते हैं। 8 फरवरी के बाद बहुत कोशिश की कि 8 फरवरी से पहले जो कुछ हुआ कि लोगों को नॉमिनेशन पेपर जमा कराने नहीं गए, घरों पर छापे मारे गए, तजवीज़ कुंदा, तारीख कुंदा सब उठाए गए, 8 फरवरी हो जाता है। उसके बाद जो इलेक्शन जीतते हैं उनको आज़ाद डिक्लेयर करके उनको तोड़ने की कोशिश की जाती है और एक वसीम कादर टूटते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो 39 लोग हैं उनको तो पता है वो किधर जाएंगे। 41 लोगों को रास्ता दिखा दिया गया कि आपने ये रास्ता इस्तेमाल करना चाहते हैं। उनमें से एक शख्स को कल लाहौर में महबूब सुल्तान साहब कल से अगवा हैं, गायब कर दिया जाता है। क्या देख रहे हैं ये जो 41 लोग हैं ये कितना मैटर करते हैं? क्या इनसे टूट पाएंगे? क्या इनके ईमान की तजवीज़ कराना चाहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाना चाहते हैं, किसी और पार्टी की तरफ लेके देखिए, जाना इनका चाहते जो ज़हनी तवाज़ुन इस वक्त जो हिला हुआ है ना, उसकी हैं? बुनियादी वजह ये है कि इन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज बना के रखा हुआ था और वो पूरा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। अब ये बंदे अगवा कर लो, बंदे उठा लो, किसी की बहन उठा लो, किसी का बेटा उठा लो, किसी का बाबा उठा लो जनाब। अच्छा, ये करके कि इनकी कोशिश है कि अच्छा इनको तो सुप्रीम कोर्ट ने आज़ाद डिक्लेयर किया है, तो ये बंदे हम किसी तरह अपने पूरे करके 2/3 कर लें, ठीक है। तो ये कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि ज़्यादा लोग जो है वहाँ जा सकेंगे। जो लोग वोट लेकर जाते हैं, अवाम में जाते हैं, उनको अवाम का मूड भी पता है। सही वसीम कादर नून लीग में रहा था, वहाँ पे उनका वो डिप्टी मेयर भी गालबन रहा। जी। वो अभी प्लानिंग करके घुस आया। इमरान खान जेल में था, टिकटें तकसीम के अंदर बहुत से और कई मामलात हुए, तो वो उसमें आ गया और वो जीत गया। लेकिन अब दोबारा उसी हल्के से इलेक्शन लड़के भी दिखा देगा, बाद में पता चल जाएगा उसको कि कितना अपने हल्के में जा सकता है वो। तो मेरा ख्याल है कि अभी भी इन लोगों में से 90% ज़्यादा लोग तो पार्टी के साथ रहेंगे। मुमकिन है कोई कमज़ोर लोग, हर कोई जो है बर्दाश्त नहीं कर सकता, माँ बहन की इज्जत सबको प्यारी होती है, तो मुमकिन है कुछ लोग पंजाब असम्बली के अंदर या नेशनल असम्बली के अंदर टूट जाएं, लेकिन आई डोंट थिंक कि ये वो मतलूबा अक्सरियत हासिल कर सकेंगे जो इनको ज़रूरत है। ये सीटें वापस आ जाती हैं सपोज पीटीए की सारी जो सुप्रीम कोर्ट की हदायत के मुताबिक है। तो सेनेट इलेक्शन पर अब कितना बड़ा सवाल उठेगा, क्योंकि ये तो सब गैर मौजूदगी में तनासब नहीं था, मखसूस नशिस्तें थी नहीं। 3 असम्बलियों पर सवाल उठेगा, जैसे सिंध में दी गई, पंजाब में दी गई, जैसे बलूचिस्तान में दी गई। मेरा ख्याल है जो ज़्यादा अहमियत अभी इस फैसले पर अमल दरामद होता है नहीं होता, अभी तो अगला 1 हफ्ता बड़ा अहम होगा। इस पे 2 हफ्ते हैं, अभी सारा टाइम है। लेकिन इस केस के बाद जो सबसे ज़्यादा अहम केस होगा जिसपे अब सबकी नज़रें होंगी, एक तो पीटीआई चैलेंज करेगी इस सारे प्रोसेस को भी, कि बंदे ही नहीं थे, तो वो दोबारा लिटिगेशन में जाएगा। अब वो पहले इलेक्शन कमीशन में जाते हैं, हाई कोर्ट में जाते हैं या सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, ये भी देखना पड़ेगा। लेकिन जो इलेक्शन में रिगिंग से मुतल्लिक ऑलरेडी पिटीशन फाइल हुई है, वो मेरे ख्याल सबसे ज़्यादा अहम केस है और पीटीआई उसके ऊपर इंसिस्ट करेगी और सुप्रीम कोर्ट के अंदर शायद वो अर्ली हियरिंग के लिए दोबारा दरखास्त दें। और वो क्योंकि 184(3) के तहत दी गई है, तो उसमें जो है कि जस्टिस मुनीब, जस्टिस मंसूर भी उस कमेटी में, और जस्टिस काजी फाइज साहब ये फिर फैसला करेंगे कि अच्छा इसकी हियरिंग कब होनी चाहिए, क्या इसके लिए बेंच बनना चाहिए। वो जो फैसला होगा उस मेरा ख्याल है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए रेदर देन, क्योंकि अमूमन होता यह है कि जब आप इस किस्म के केसेस के अंदर कहा जाता है अच्छा जी ठीक है जो अब हो गया इसको आप कवर दे दें, आगे की तरफ चलें, उसके ऊपर आप जाएंगे, इलेक्शन ऑडिट की तरफ जाएंगे, तो फिर बहुत सारी चीजें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना ज्यादा इलेक्शन जरूरी है। ऑडिट की आपने बात की, इलेक्शन कमीशन ने काज लिस्ट में अब 23 जुलाई की डेट दी है, फिर एक्टिव हो गया। अब क्या फर्क डाल सकता है? क्या इंट्रा पार्टी इलेक्शन को वो कल अदम करार अगर अनाउंस करता है तो फिर क्या होगा? क्योंकि जो 39 लोग आए हैं उनके टिकट जो उसके साइन ऊपर किए हुए नहीं हैं वो तो बैरिस्टर गौहर ने किए हुए हैं। नहीं, मेरा नहीं ख्याल उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड करार दे दिया है, उसके ऊपर असर पड़ेगा। वो करेंगे इसको, वो चैलेंज करेंगे फिर, ठीक है ना, इसको चैलेंज करेंगे, हाई कोर्ट में चले जाएंगे। इस दफा जो उन्होंने इलेक्शन करवाए हैं उसमें तो उन्होंने बहुत ज्यादा जो बुनियादी पहले सवाल उठाए जा रहे थे पेशावर के इलेक्शन में, क्योंकि उस वक्त इनको अगवा भी किया जा रहा था, ये सारे मसले मसाइल थे, इसलिए पेशावर में उन्होंने करवाया था, ऑनलाइन वो इलेक्शन टाइप की चीज थी। अभी तो उन्होंने तमाम अपने प्रोसेस, अपनी फीस, अपनी वेबसाइट के ऊपर मेंबरशिप, ये वो हर चीज उन्होंने अकॉर्डिंगली सारी चीजें की हैं। ये तो अब वो आटा गूंथते हिलदी क्यों जनाब, कि जी क्या आपने, क्योंकि हर जगह गंद डालना है, गंद डालना क्या, गंद अपने मुंह पे मलना है, कालक मले जा रहे हैं। तो ये वो उन्होंने किया, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस दफा जो है कि इलेक्शन कमीशन को ज्यादा कामयाबी नहीं होगी। अपने तौर के ऊपर तो शायद कुछ कर लें, हो सकता है कि इस दफा जो है कि इलेक्शन कमीशन के फैसले में भी आपको तकसीम नजर आए कि अब जो है कि अगर 5 के 5 की बजाय जो है कि वो 2-3 भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि 2-3 जो है कि पीटीआई के हक में हो जाए, ये भी वहां पे हो सकता है। तो बहुत सारी चीजें जो है कि अभी ये भी देखनी पड़ेंगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन अब इंटर पार्टी इलेक्शन को अगर कलअदम करार दे भी दिया इन्होंने,
तो वो अब हाई कोर्ट्स के अंदर ऐसी सिचुएशन है कि वो अब मूड नजर आ रहा है। इनकी दिली मुराद पूरी नहीं होगी। सही। जमात इस्लामी और पीटीआई मुसलसल कह रही है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिजाइन कर देना चाहिए, इस्तीफा देने। क्या अखलाकी जवाज है जितना धांधली ज़्यादा इलेक्शन और सीटों की चोरी के बाद अब इस ओहदे पर उनका बैठने को अखलाकी जवाज देखो, बचता है? इखलाकी तो क्या, कानूनी आईनी तौर के ऊपर भी उनको घर चले जाना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इखलाकियात नामी कोई चीज़ नहीं है। पाकिस्तान के अंदर ऐसे ओहदों पर बैठे लोगों के लिए शर्म वगैरह इखलाकियात कुछ मानी नहीं रखती। उनके लिए मानी सिर्फ ये रखता है कि जो ताकतवर है, अगर उसकी आंख का इशारा इधर है तो उधर चले जाओ, इधर है तो उधर चले जाओ, अपनी नौकरी पक्की करो, रिटायरमेंट के बाद जितनी मुराद है वो हासिल करो, उससे ज़्यादा भी हासिल करो तो सो बिस्मिल्लाह, लेकिन करो वही जो वो चाहता है। पाकिस्तान के अंदर बहुत कम लोग होते हैं इस किस्म की सोच रखने वाले, तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि ये इस्तीफे की तरफ जाएंगे। इस्तीफे की तरफ अगर चले गए तो पूरा पूरा का ये धड़ाम से ये सारा का सारा निज़ाम जो खुद साख्ता बनाया हुआ है पिछले 2-2.5 साल के अंदर, और उसके ऊपर एक कब्जा करके 4-5 लोग बैठे हुए हैं, वो पूरे के पूरे वो भी गिर जाएंगे। तो ये पीछे हटने की कोशिश पहले भी 1-2 दफा इन्होंने की है, लेकिन जो वो पीछे थे उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, आपको तो हमने पीर तगड़ा। हाँ नहीं, आपको नहीं हमने हिलने देना कि जनाब आप चले जाएंगे तो हमारा क्या बनेगा। सही। आखिरी सवाल आपसे। आज इमरान खान ने अडयाला जेल में फिर गुफ्तगू की, नैब पर उन्होंने सवालात उठाए, जज पर सवालात उठाए। एक उन्होंने जो नुक्ता उठाया वो किए, ये मेरी बीवी को जेल में रखकर मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हैं। खान साहब ब्लैकमेल होंगे? मेरा नहीं ख्याल होंगे। वो ब्लैकमेल होना होता तो अभी देखो ना, वो भी 1 साल से जेल में ही है ना, और उनकी बीवी को भी खुद फरवरी सामान उठा के आ गई थी वो तो। फरवरी में जब किया तो इन्होंने कहा भी शोर मचेगा जनाब, वो जो है कि वो खुद वहाँ जेल पहुंच गई। फिर उन्होंने कहा जी। अच्छा जी बनी गाला में रखो इनको, उन्होंने कहा नहीं मैं जेल में रखे आप, तो आप हीले बहाने करते रहे। उनको कहते हैं सिक्योरिटी का खतरा है, बाहर नहीं लाते। इनके कहते थे कि जेल में इनको खतरा है, अंदर नहीं लेके जाते जेल में। तो भाई अगर इनको जेल में खतरा है तो उसको जेल में खतरा है, तो उसको भी बनी गाला निकाल लो फिर। सही। ठीक है, तो ये पहुंतर गए ना, इनके दिमाग हिल गए सारों के। सही। तो ये कंफ्यूज लोग हैं, कंफ्यूज निज़ाम है, पूरा का पूरा कंफ्यूज हुआ पड़ा, इनको समझ नहीं आ रही, क्योंकि हर तरफ से ये घेरा इनमें डल चुका है। और उस आई डोंट थिंक इमरान खान को जो अगर जिन्होंने क्रिकेट खेलते हुए और वहाँ फैसले करते हुए देखा, और सबसे पहले जो टीम के अंदर बगावत हुई थी इनके खिलाफ जब इनको कप्तान बनाया गया था कम उम्री में, और जो उस वक्त तजर्बाकार सीनियर, जो आज कहते हैं हम बड़े तजर्बाकार हैं, 70 साल से नहीं बल्कि उससे पहले से हम मुल्क को चला रहे हैं, तो उस वक्त भी ऐसे ही जो कुछ ज़हनी लोग थे उन्होंने भी बगावत की थी, तो क्या हुआ था। ठीक है, तो इमरान खान तो उस जमाने से जो है कि इस किस्म के हालात से गुजर रहे, फैसले कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल उसको तोड़ सकेंगे। सही। बहुत शुक्रिया खालिद जमील साहब आपके वक्त का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।